नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत टेस्ट 3 के क्वेश्चन क्रमांक 26 से लगाकर 50 तक जो है उसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे, प्रश्नों पे बात करेंगे। प्रश्नों के साथ साथ जो भी फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं, जो भी करंट के साथ जोड़ के पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। और पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग्म को राजस्थान में क्रेटर झील का उदाहरण माना जाता है? ए जयसमंद राजसमंद, बी कोलायत गजनेर, सी पुष्कर नक्की, डी पिछोला फतेह सागर। अब देखिए, सबसे पहले तो क्रेटर झील किसे कहते हैं? क्रेटर झील का मतलब होता है ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया से यदि किसी झील का निर्माण होता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण जब लावा धरातल के बाहर निकलता है और अत्यधिक प्रेशर के कारण उसका शीर्ष भाग जो है, जब लावा धरातल से बाहर निकलता है तो उसका जो ऊपर वाला जो शीर्ष है वह अत्यधिक प्रेशर के कारण नीचे धंस जाता है और धंसने से जो एक झील का निर्माण होता है, इस झील को हम क्रेटर झील का संज्ञा देते हैं। और भारत में यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की लोनार झील जो है, यहां सर्वश्रेष्ठ क्रेटर का उदाहरण माना जाता है। लेकिन बात करते हैं राजस्थान में, कि राजस्थान में ऐसी कौन सी झीलें जिन्हें क्रेटर का उदाहरण माना जाता है? तो देखिए, राजस्थान में क्रेटर झील के उदाहरण के लिए जो मुख्य है, एक पुष्कर और एक नक्की। तो इसका सही उत्तर है वह है सी पुष्कर झील, जो कि अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। और नक्की झील जो कि माउंट आबू सिरोही में, इसे क्रेटर झील का उदाहरण माना जाता है। और यही कारण है कि राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की संभावना वाले जो क्षेत्र हैं वह पुष्कर और माउंट आबू है। तो भूतापीय ऊर्जा जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है, उसी का उदाहरण भी जो है कौन सा है? पुष्कर और माउंट आबू है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं जयसमंद। जयसमंद झील यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद है। जबकि पुष्कर झील जो है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। क्लियर? और नक्की झील जो है, यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। क्लियर? इसके बाद जो कोलायत जो झील है, इसे जो है मरुस्थल का सुंदर उद्यान, कोलायत झील जो कि बीकानेर में है, और इसी कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। और कोलायत झील के आसपास पीपल के वृक्षों की प्रधानता होने के कारण इसे मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। और गजनेर जो झील है, यहां दर्पण के समान प्रतीत होती है।
कि राजस्थान की कौन सी झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है, तो गजनेर झील जो है यह दर्पण के समान प्रतीत होती। क्यों होती है? क्योंकि इसी झील के किनारे गजनेर महल है और वही गजनेर महल का प्रतिबिंब इस झील में दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो यह था हमारा पहला क्वेश्चन कि क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है, तो पुष्कर और नक्की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्षारीयता की समस्या के समाधान की उपचारात्मक विधि है? ए, समोच्च कृषि, बी, जिप्सम का प्रयोग, सी, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, डी, फसल चक्रण। अब देखिए क्षारीयता की समस्या, क्षारीयता की समस्या के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी, कि क्षारीयता की समस्या का यदि उपचार करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। यदि लवणता और अम्लता की समस्या है, लवणता या अम्लता की समस्या का समाधान करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? रॉक फॉस्फेट का। और समोच्च कृषि जो है, समोच्च कृषि यह पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए की जाने वाली कृषि है, यानी कि यह मृदा संरक्षण से संबंधित है। और फसल चक्रण यह मृदा की उर्वरा शक्ति को यानी उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है और यह भी एक प्रकार से मृदा संरक्षण का उपाय है। क्लियर हो गया? अब देखिए जिप्सम का प्रयोग हम क्षारीयता की समस्या के लिए करते हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां से निकलता है? नागौर के गोठ मांगलोद से। कहां से निकलता है? गोठ मांगलोद से निकलता है। लेकिन राजस्थान में जिप्सम के सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। और बीकानेर में जो जामसर है यहां एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है, जो कि सीटी के अंतर्गत भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन में लिखा था जामसर। तो क्लियर हो गया? तो यह ध्यान रखना जिप्सम को लेके या तो खनिजों से प्रश्न आता है या फिर मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान से लेके आता है। इसी प्रकार रॉक फॉस्फेट, और रॉक फॉस्फेट की जो सबसे बड़ी खान है वह है झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा यहां उदयपुर में है और यहां जो है यहां भारत की सबसे बड़ी रॉक फॉस्फेट की खान है। दूसरी है बिरमानिया जो कि लाठी सीरीज जैसलमेर के अंतर्गत है। क्लियर हो गया? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से सेम की समस्या का संबंध है? ए, जलवायु परिवर्तन, बी, मौसम परिवर्तन, सी, पारिस्थितिकी परिवर्तन, डी, भौगोलिक परिवर्तन। अब समझना सेम की समस्या क्या है। सेम की समस्या का मतलब है भूमिगत यानी कि भूमि का जल जब ऊपर आता है, भूमिगत जल रिसाव से धरातल का दलदली होना, यानी कि भूमिगत जल रिसाव से धरातल का जो ऊपरी भाग है वह दलदली होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं। और इस सेम की समस्या को ही हम जल प्लावन प्लावन के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है एक प्रकार से पारिस्थितिकी परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, यानी पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है वह है सी, पारिस्थितिकी परिवर्तन। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह ध्यान रखना गग्गर प्रदेश। सर्वाधिक कौन सा प्रदेश है? तो गग्गर प्रदेश। लेकिन कई बार क्षेत्र पूछा जाता है
तो इंदिरा गांधी नहर के आसपास, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र जो है वह सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। और यदि डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं कि सेम की समस्या से, तो सबसे ज्यादा है हनुमानगढ़ और दूसरा जो है वह है श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर यहां सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित। पर्टिकुलर यदि स्थान पूछा जाता है तो हनुमानगढ़ का जो बड़ोपल है, बड़ोपल स्थान है, वह सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। अब सेम की समस्या अपने आप में एक तरह से पारिस्थितिकी परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, और इसीलिए सेम की समस्या का समाधान करना है तो इसका जो उपाय है वह है वृक्षारोपण। कौन सा है? वृक्षारोपण। और सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस के जो है वृक्ष उगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है। और राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में जिले से जल की निकासी करने यानी कि सेम की समस्या के समाधान के लिए नीदरलैंड के सहयोग से, किसके सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना, इंडो डच योजना संचालित की जा रही है, जिसका संबंध है सेम की समस्या का समाधान करना। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडो डच योजना का संबंध किससे है? तो सेम की समस्या से किस जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़ से। और किस देश के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो नीदरलैंड के सहयोग से संचालित की जा रही है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान में मानसून प्रतिच्छेदन की अवधि है? ए मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी जुलाई अगस्त, डी अक्टूबर नवंबर। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मानसून प्रतिच्छेदन का अर्थ क्या होता है। मानसून प्रतिच्छेदन का अर्थ है कि एक बार मानसूनी वर्षा के पश्चात कई दिन या सप्ताह तक वर्षा नहीं होना, इसे हम क्या कहते हैं? मानसून प्रतिच्छेदन कहते हैं, या मानसून अवकाश हम लोग कहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मानसून आता कब है। तो यदि हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में मानसून आने का जो समय है वह लगभग 15 जून है। यानी कि जून और जुलाई यहां जो है यहां कहलाता है मानसून प्रस्फुटन का समय। मानसून प्रस्फुटन का समय है कि इस समय जून जुलाई में जो है जब मानसून आता है तो कड़ाके की बिजली, तेज गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फुटन कहते हैं, और यह जून और जुलाई में होता है। क्लियर? अब मानसून से एक बार बारिश हो गई, उसके बाद कई दिन या सप्ताह तक वर्षा नहीं होना क्या कहलाता है? मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है। और मानसून प्रतिच्छेदन की अवधि जो है वह है जुलाई और अगस्त। तो कई बार हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि इस बार सावन का पहला सोमवार सूखा चला गया, या सावन के पहले सोमवार को तो बारिश हुई लेकिन दूसरा और तीसरा सूखा चला गया। इसका मतलब है कि एक बार तो बारिश हुई लेकिन उसके बाद कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? मानसून प्रतिच्छेदन या मानसून अवकाश भी कहा जाता है। और इसकी राजस्थान में जो अवधि है वह क्या है? जुलाई अगस्त। और राजस्थान में जो मानसून है वह सितंबर तक रहता है। सितंबर के बाद में जो है मानसून वापस जाता है। तो जो अक्टूबर और नवंबर
मानसून का वापस लौटना। जब अक्टूबर नवंबर में मानसून वापस लौटता है तो इसे कहा जाता है मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन की जो अवधि है वह अक्टूबर नवंबर है, या जिसे हम लौटते मानसून की अवधि कहते हैं। तो राजस्थान में मानसून को लेकर 3 शब्द याद रखना। एक तो मानसून प्रस्फुटन जून जुलाई, मानसून प्रतिच्छेदन या मानसून अवकाश जुलाई अगस्त, या फिर मानसून प्रत्यावर्तन अक्टूबर और नवंबर। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। एक और उपनाम है और एक और राजस्थान की वनस्पति है। सबसे पहला है ए, आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? महुआ कहते। किसको कहते हैं? महुआ को कहते हैं, क्योंकि महुआ के पुष्प से आदिवासी लोग देसी शराब का उत्पादन करके अपनी आजीविका का यापन करते हैं, इसलिए महुआ को आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। बी, जंगल की ज्वाला पलाश। यह भी सही है। जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, पलाश या ढाक, इसका दूसरा नाम क्या है? ढाक। पलाश या ढाक को कहा जाता है। तीसरा है रेगिस्तान का सागवान खेजड़ी, जो कि गलत है। रेगिस्तान का सागवान जो है यह रोहिड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है। खेजड़ी को जो है रेगिस्तान या राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़े को कहा जाता है। इसीलिए यह जो युग्म है वह असंगत है। इसका सही उत्तर है सी। और मरुशोभा किसे कहा जाता है? रोहिड़े को कहा जाता है, क्योंकि रोहिड़े का जो पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प है, जो कि मरुस्थल की शोभा को बढ़ाता है, इसीलिए इसे मरुशोभा मरुटीका या मारवाड़ टीक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर? जबकि खेजड़ी को जो है हम रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का कल्पवृक्ष या राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव। और खेजड़ी और रोहिड़े के जो प्रश्न है वह हमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में से पूछे जाने की संभावना है, जबकि आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ या जंगल की ज्वाला यह राजस्थान की वनस्पति से पूछे जा सकते हैं। इनके वैज्ञानिक नाम भी पूछे जा सकते हैं, या फिर यह राजस्थान में कहां होते हैं? तो देखिए, महुआ जो है यह सबसे ज्यादा माही बेसिन के अंतर्गत, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों में सबसे ज्यादा होता है। जबकि जंगल की ज्वाला पलाश यह राजस्थान में सबसे ज्यादा राजसमंद में होते हैं। खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी जो है यह सबसे ज्यादा शेखावटी प्रदेश में है, और रोहिड़ा जो है यह सबसे ज्यादा मारवाड़ में। क्लियर? चले आगे, अगला प्रश्न। 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में भौगोलिक वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है? ए 9.60%, बी 7.43%, सी 4.87%, डी 2.56%। अब देखिए, हम 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 का यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमें जो है पूछा जाता है सबसे पहले कि राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र, भौगोलिक वन क्षेत्र। अब भौगोलिक वन क्षेत्र जो है यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.87% है। कितना है? 4.87% है। और राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र, वृक्ष आवरण क्षेत्र यह 2.56% है। जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है?
वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र दोनों कितना है, तो दोनों का जब हम योग करते हैं तो वहां आता है 7.43%। इसका सही उत्तर है वह क्या है, बी। अब देखिए 9.60% यहां राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र है, यह ध्यान रखना, अभिलेखित या प्रतिवेदित, अभिलेखित या प्रतिवेदित वन क्षेत्र है जो प्रतिवर्ष राजस्थान के वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित होते हैं। जबकि भौगोलिक वन क्षेत्र, वृक्ष आवरण क्षेत्र है या झाड़ी वन है, यह सब 70 भारतीय वन रिपोर्ट जो कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रति द्विवार्षिक आधार पर जो जारी की जाती है उसके आधार पर निर्धारित होते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह बनता है कि भौगोलिक वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण क्षेत्र में अंतर क्या है। तो अब ध्यान रखना, भौगोलिक क्षेत्र में वह आएगा जहां पर वृक्ष घनत्व 10% या अधिक है, जहां पर भी वृक्ष घनत्व 10% या अधिक, यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 10% या उससे अधिक वन क्षेत्र है तो वह भौगोलिक वन क्षेत्र में आएगा। और यदि वृक्ष घनत्व 10% से कम है तो वह किस में आएगा, वृक्ष आवरण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। और भौगोलिक वन क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। अत्यंत सघन वन जहां वृक्ष घनत्व 75% से ज्यादा, दूसरा है सामान्य सघन वन जहां पर वृक्ष घनत्व 40 से 75%, और एक जो आता है वह आते हैं खुले वन जिसमें वृक्ष घनत्व 10 से 40% होता है, उन्हें हम खुले वन कहते हैं। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सुमेलित युग्म की पहचान कर सही कूट का चयन करें। ए BWHW जैसलमेर, दूसरा BSHW हनुमानगढ़, सी तीसरा CWG जयपुर, और चौथा जो है वह है AW बूंदी। अब देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा जटिल है। अब इसमें थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार करके हम लोग बात करते हैं। समझना यहां से, यहां जो राजस्थान का मानचित्र है यहां राजस्थान का मानचित्र। अब इसमें सबसे पहले कि कॉपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, 1 2 3, इस तरह से 4। यहां क्षेत्र कहलाया BWHW, यहां BSHW, यहां CWG और यहां AW, 4। अब देखिए बात करते हैं BWHW जैसलमेर। तो यहां है जैसलमेर जो कि क्या है, सही है। उसके बाद दूसरा है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ यहां है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जो है यहां किसके अंतर्गत आता है, BWHW के अंतर्गत आता है, BSHW के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां सुमेलित नहीं है। अब जिसमें भी 2 नंबर है उन सबको बाहर निकाल दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर। अब आगे बात करते हैं CWG जयपुर। अब देखिए जयपुर जो है यहां किस में आएगा, CWG में आएगा। और इसके बाद जो है बूंदी। अब बूंदी कहां पर है, यहां है बूंदी। बूंदी जो है यहां CWG में आता है, AW में नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना कि जो अधिकांश प्रश्न हैं वह कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण से आते हैं कि कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा राजस्थान में है
या कौन सा नहीं है? तो BWHW, BSHW, CWG और AW जो है वह किसके अंतर्गत है? कॉपेन के वर्गीकरण में। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसके बाद आपको इसको याद करना है कि BWHW में कौन से जिले आते हैं। तो इसमें जैसलमेर आता है एक, तो एक बीकानेर आता है, एक गंगानगर आता है और एक हनुमानगढ़। यह चार जो है यहां BWHW के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या शुष्क जलवायु प्रदेश की संज्ञा देते हैं। दूसरा आपको जो है इसको याद रखना है कि इसमें हाड़ौती के पठार के 3 जिले आते हैं। एक तो कोटा आएगा, एक बारा आएगा और एक झालावाड़। यह 3 जिले हाड़ौती के पठार के हैं, इसमें बूंदी शामिल नहीं होता है और यही हमें एग्जाम में पूछा जाता है। और अधिकांश प्रश्न जो जलवायु वर्गीकरण के आते हैं वह कॉपेन के आधार पर आते हैं, इसलिए कॉपेन को बहुत अच्छे से समझ के जाना। और इन जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति पाई जाती है यह भी क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो है जीरोफाइट्स वनस्पति, जिसे हम मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं, वह पाई जाती है। BSHW में यहां पर स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है और CWG में मीजोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जिसे समोद्भिद जो है वनस्पति के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गग्गर प्रदेश किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? A A-D, B D A-W, C D B-W, D C A-W। अभी हाल ही में सीटी के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। और हो सकता है इस बार आपको कोई डिस्ट्रिक्ट ना देके कोई भौगोलिक क्षेत्र दे। अब समझना यहां से, यदि हम थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो थॉर्नवेट ने भी राजस्थान को जो है 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। कितने जलवायु प्रदेशों में? 4। क्लियर हो गया? अब देखिए कौन कौन से, एक एक पॉइंट को समझना। जो जैसलमेर में है इसे कहा EA-D, यानी कि जैसलमेर जो है वह EA-D का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसमें कौन सा जिला आता है? जैसलमेर आता है। क्लियर हो गया? दूसरा जो है वह है यहां जो बीकानेर संभाग है, यहां B-W का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए बात करते हैं गग्गर प्रदेश। तो गग्गर प्रदेश में गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं और गग्गर प्रदेश भी किसमें आएगा? B-W के अंतर्गत आएगा। इसका सही उत्तर क्या है? सी। इसके बाद हम बात करते हैं CA-W, जिसमें हाड़ौती के पठार और दक्षिण के जो माही बेसिन वाला क्षेत्र है यहां आता है और जो सबसे बड़ा है इसे DA-W की संज्ञा दी। और इसीलिए कॉपेन और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को लेके निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, मानसून तंत्र और जलवायु वर्गीकरण। तो मानसून तंत्र में मानसून के बारे में पूछा जाएगा और जबकि जलवायु के अंतर्गत जलवायु प्रदेश या राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। और इसीलिए यह ध्यान रखना कि गग्गर प्रदेश किसके अंतर्गत आता है? गग्गर प्रदेश B-W के अंतर्गत। यदि आपसे पूछा जाए मेवात प्रदेश, डांग प्रदेश,
तो यहां सब किस में आएंगे, डी ए डैश डब्ल्यू में, और सी ए डैश डब्ल्यू में वांगड़ प्रदेश। ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र आता है, वांगड़ प्रदेश सी ए डैश डब्ल्यू का भाग है। क्लियर, चले आगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। ए मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर, बी मालखेत की पहाड़ियां सीकर, सी सेवर की पहाड़ियां भरतपुर, डी दिवेर की पहाड़ियां रासम। अब समझना, यदि हम राजस्थान में अरावली के विस्तार को देखें, राजस्थान में यदि हम अरावली के विस्तार को देखें तो इस तरह से राजस्थान में अरावली का विस्तार है। अब ये जो अरावली की पहाड़ियों में सबसे पहले बात करते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, यहां जो पहाड़ियां हैं यह मध्य अरावली का भाग है। किसका, मध्य अरावली का भाग है, और इसका विस्तार कहां पर है, अजमेर में है। तो यह तो क्या है, सही है। दूसरा है मालखेत की पहाड़ियां। अब देखिए मालखेत की जो पहाड़ियां हैं, मालखेत की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां यहां कहां पर हैं, सीकर में हैं, और यह उत्तरी अरावली का भाग है। किसका भाग है, उत्तरी अरावली का भाग है। तो यह भी क्या है, सही है। इसके बाद है सेवर की पहाड़ियां। अब सेवर की जो पहाड़ियां हैं यह जयपुर में है। सेवर की पहाड़ियां यह कहां पर हैं, जयपुर में है, और यह भी किसका भाग है, उत्तरी अरावली का भाग है। इसीलिए यह जो युग्म है वह असंगत युग्म है। इसके बाद है दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में है। दिवेर की पहाड़ियां यह कहां पर हैं, राजसमंद में हैं, और यह दक्षिण अरावली का भाग है। किसका है, दक्षिण अरावली का भाग है। तो ये ध्यान रखना, सेवर जो है जहां पे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, वह भरतपुर में, सेवर की पहाड़ियां कहां पर हैं, जयपुर में हैं, और इन्हीं सेवर की पहाड़ियों से आंतरिक प्रवाह तंत्र की साबी नदी का उद्गम होता है। तो इसीलिए साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, सेवर की पहाड़ियां। क्लियर। और दिवेर की पहाड़ियां जो राजसमंद में, यहां से कोठारी नदी निकलती है। कौन सी, कोठारी नदी, जिस पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, और कोठारी नदी के किनारे ही बागोर सभ्यता की खोज की, जहां से भारत में प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष भी मिलते हैं। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। ए 25, बी 50, सी 250, डी 500। अब देखिए सबसे पहले तो आपको थार के मरुस्थल की स्थिति पता होनी चाहिए कि थार के मरुस्थल की स्थिति क्या है। यहां राजस्थान, इस तरह से यहां अरावली का विस्तार है, और अरावली के पश्चिम में यह पूरा जो है वह है थार का मरुस्थल। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि थार के मरुस्थल से कौन कौन सी समवर्षा रेखा आइसोहाइट गुजरती है। तो अब देखिए थार के मरुस्थल से कौन सी गुजरती है, तो थार के मरुस्थल से एक तो गुजरती है
10 सेमी समवर्षा रेखा और एक गुजरती है, वहां गुजरती है 25 सेमी समवर्षा रेखा। अब जो 25 सेमी समवर्षा रेखा है, यह थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। यह भाग कहलाएगा शुष्क रेतीला प्रदेश और यह कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे हम बांगर प्रदेश भी कहते हैं। तो अब देखिए, थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली कौन सी है? 25 सेमी है। लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है? मिलीमीटर में। और जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो 10 से क्या करते हैं? गुणा, यानी 10 सेंटीमीटर यहां हो जाएगा 100 मिलीमीटर और 25 सेंटीमीटर यानी कि 250 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, 250 मिलीमीटर जो समवर्षा रेखा है, यह थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। एक भाग कहलाता है शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। क्लियर हो गया? अब देखिए 500 और 50 की कहानी को भी करते। 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर, यहां ध्यान रखना, यहां जो है 500 मिलीमीटर या इसे ही हम क्या कहते हैं 50 सेंटीमीटर, यहां अरावली के मध्य से गुजरती है। कहां से? अरावली के मध्य से या अरावली के समांतर गुजरती है, और जो कि राजस्थान में जल का विभाजन करती है कि इसके पूरब में 50 से ज्यादा बारिश होती है और इसके पश्चिम में 50 से कम, और इसीलिए अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली, तो अब ध्यान रखना, कभी प्रश्न आ जाए कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो यहां जो वर्षा रेखा है जिसे हम कहते हैं 400 मिलीमीटर या 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यहां राजस्थान को दो बराबर भागों में, यानी कि आधा राजस्थान इधर रहेगा, आधा राजस्थान इधर रहेगा, दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी है? 40 सेंटीमीटर या 400 मिलीमीटर। अरावली के समांतर गुजरने वाली कौन सी है? 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली यदि कहीं भी पूछ ले तो ध्यान रखना 70 सेमी या 700 मिलीमीटर जो समवर्षा रेखा है, यह पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से गुजरती है। लेकिन अधिकांश जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां एक तो यह पूछा जाता है जो कि केवल एक जिले से गुजरती है, जैसलमेर से। दूसरा 250 को पूछा जाता है जो कि थार के मरुस्थल के मध्य से गुजरती है। और इसीलिए समवर्षा रेखा निश्चित रूप से आप लोग पढ़ के जाएं, यहां से एक प्रश्न विशेष रूप से पूछा जाता है। चलें आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान की चोटियों का आरोही क्रम है? ए डोरा पर्वत, रोजा भाकर, ईसराना भाकर, सुंदा पर्वत। बी सुंदा पर्वत, ईसराना भाकर, रोजा भाकर, डोरा पर्वत। सी डोरा पर्वत, ईसराना भाकर, रोजा भाकर, सुंदा पर्वत। और डी सुंदा पर्वत, रोजा भाकर, ईसराना भाकर, डोरा पर्वत। अब देखिए यहां जो राजस्थान की चोटियां हैं, यह पश्चिमी राजस्थान में गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत जालोर जिले में। अब समझना यहां से, जिन्हें हम संयुक्त रूप से जसवंतपुरा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां।
जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? यहां जालौर में। अब इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है इसे कहा जाता है डोरा पर्वत। इसके बाद है ईसराना भाखर, रोजा भाकर और सुंदा पर्वत। अब क्या पूछा गया है? इनका आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। और यदि हम आरोही क्रम में इसको करते हैं तो आरोही क्रम का मतलब है ऊपर की ओर चढ़ना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सुंदा पर्वत। क्लियर? दूसरा कौन सा आएगा? रोजा भाकर। तीसरा ईसराना और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? डोरा पर्वत। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? डी है। और यहां ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बहुत बार पूछा गया है और इनमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं। तो सबसे ऊंचा है डोरा पर्वत, फिर ईसराना भाकर, फिर रोजा भाकर और फिर सुंदा पर्वत। यानी कि यह जो क्रम है, यह कौन सा क्रम है? आरोही क्रम पूछा गया है। यदि आपसे अवरोही क्रम पूछे तो यह जो है यह अवरोही क्रम है। आरोही या अवरोही दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। कथन ए, थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। कारण, थार के मरुस्थल में प्राथमिक चट्टानों के भंडार हैं। ए व आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए व आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है, आर गलत है। डी, ए गलत है, आर सही है। तो आप समझना, सबसे पहले थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि थार के मरुस्थल में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के भंडार है। परंपरागत में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस के यहां भी संभावनाएं हैं। और इसीलिए इसे विश्व का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। यानी कि ए तो क्या है? सही है। दूसरा है थार के मरुस्थल में प्राथमिक चट्टानों के भंडार है। ध्यान रखना, थार के मरुस्थल में टरसरी कालीन औषधि या परतदार चट्टानें पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, प्राथमिक चट्टानें नहीं पाई जाती है। प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है आग्नेय चट्टानों को। कौन सी? आग्नेय चट्टानें, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो सबसे पहले चट्टानें बनी थी, जिन्हें इग्निस रॉक या आग्नेय चट्टानें कहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। और आग्नेय चट्टानें जो है यहां अरावली में ग्रेनाइट के रूप में मिलती हैं और दूसरा हाड़ौती के पठार में बेसाल्ट चट्टानों के रूप में मिलती है। यहां थार के मरुस्थल में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब यहां क्या है? गलत है। यानी कि ए सही है, आर गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। और ये ध्यान रखना, प्राथमिक की जगह द्वितीयक लिखा जाएगा तो द्वितीयक चट्टानें पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती है। और इन्हीं चट्टानों में जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्या है? भंडार है, जो कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे, अगला प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। ए 61.11%, बी 41.50%, सी 58.50%, डी
60%। अब देखिए सबसे पहले तो पश्चिमी राजस्थान, जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं या थार का मरुस्थल कहते हैं। तो जो थार का मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, यहां राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 61.11% है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, तो यहां तो होगा नहीं। अब इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, और कौन बांटता है, वह बांटता है 25 सेमी सम वर्षा रेखा। 25 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। जहां 25 से कम बारिश होती है उसे कहा जाता है शुष्क रेतीला प्रदेश, और जहां 25 से तो ज्यादा लेकिन 50 से कम होती है इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। क्लियर। अब जो यह शुष्क रेतीला प्रदेश है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त और दूसरा कहलाता है बालू का स्तूप युक्त। क्लियर। अब जो बालू का स्तूप मुक्त है यहां तो है 41.50%, तो शेष जो है वह 58.50% यहां बालू का स्तूप युक्त, यानी कि जहां पर रेत के धोरे या टीले पाए जाते हैं, तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी 58.50% बालू का स्तूप युक्त, जहां पर सैंड्यूज मिलेंगे, बालू का स्तूप मिलेंगे, जिसमें अनुदैर्ध्य भी हो सकते हैं, अनुप्रस्थ भी हो सकते हैं, बरखान भी हो सकते हैं। और जो 41.50 यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जिसमें हमादा है, रेग है, लाठी सीरीज है, आकल गांव, जीवास पार्क, चांदन नलकूप यहां आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। चले आगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान में नदी उद्गम स्थल का सही युग्म नहीं है। ए, मैनाल नदी बेंगू की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से निकलती है, यह क्या है, सही है। बी, सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है, यह भी सही है। जोजरी नदी अरावली की पहाड़ियां से यानी उदयपुर से निकलती है, कि गलत है, यह ध्यान रखना। जोजरी नदी यहां पौंडलू ग्राम नागौर से निकलती है, अरावली से नहीं निकलती है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी। और जोजरी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। और दूसरा, यह लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। बाकी जितनी भी लूनी की सहायक नदियां हैं, चाहे वो बांडी है, सूकड़ी है, सागी है, जवाई है, सभी कहां से निकलती हैं, अरावली से निकलती हैं। और अरावली से निकलने के बाद बाईं ओर से लूनी नदी में मिलती। इसके बाद आता है रूपा रेल नदी, यह उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है, तो यह भी क्या है, सही है। और इसीलिए आपके जो राजस्थान में नदियां हैं, तो नदियां ध्यान रखना उद्गम के आधार पे बहुत बार पूछी जा रही है, तो इसीलिए सभी नदियों के उद्गम क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से ईसरदा परियोजना से लाभान्वित जिलों का सही युग्म है। ए, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। बी, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर। सी, जयपुर, टोंक, दौसा। डी,
कोटा, बारां, झालावाड़। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ईसरदा परियोजना कहां पर है। ईसरदा परियोजना यहां बनास नदी पर सवाई माधोपुर में बनाई गई। पॉइंट क्या? अब पहले जो है इससे दो जिले लाभान्वित होते थे, जयपुर और टोंक। ये दो जिले पहले लाभान्वित होते थे, लेकिन बाद में इसका जो है क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया और इसका लाभ सवाई माधोपुर और दौसा को भी दिया गया। और इसीलिए ईसरदा परियोजना से वर्तमान में राजस्थान के 4 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर हैं, टोंक हैं, दौसा है और चौथा जो है वह सवाई माधोपुर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी है। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यहां जो है यहां किसके अंतर्गत आता है? डांग प्रदेश के अंतर्गत। कि राजस्थान में डांग प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 3 जिले। भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर यहां बीशलपुर बांध से, बीशलपुर बांध जो कि बनास नदी पर टोंक में बनाया गया है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और कोटा, बारां और झालावाड़ यहां परवन परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि परवन नदी पर बनाई गई वर्तमान में बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन सा जिला परवन परियोजना से लाभान्वित होता है या नहीं। तो परवन परियोजना या हाड़ौती के पठार के 4 में से 3 जिलों को लाभान्वित करिए, कोटा, बारां और झालावाड़ को लाभान्वित करती है। बूंदी जो है इसमें शामिल नहीं है। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से बांध जिला का असंगत युग्म है। ए जाखम बांध प्रतापगढ़, बी सोमकागदर बांध डूंगरपुर, सी मेजा बांध भीलवाड़ा और डी मोती झील बांध भरतपुर। देखिए जाखम बांध प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है, जो कि सही है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 81 मीटर ऊंचा यह बांध है। सोमकागदर बांध यह सोम नदी पर है। किस नदी पर है? सोम नदी पर उदयपुर में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? उदयपुर में, डूंगरपुर में नहीं है। डूंगरपुर में जो सोम नदी पर बांध है, सोम नदी पर जो बांध है उसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना यहां सोम नदी पर डूंगरपुर में। क्लियर हो गया? इसका सही उत्तर क्या है? बी। मेजा बांध यहां भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है और मोती झील बांध यहां भरतपुर में रूपारेल नदी पर है। और इसी मोती झील बांध को जो है लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसी झील से एक बांध से एक नहर निकाली गई है, जिसे सुजान गंगा नहर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि भरतपुर जिले में। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीन काल में जल संरक्षण और पुण्य प्राप्ति हेतु बनाया गया विशेष प्रकार का सीढ़ी युक्त जल कुंड कहलाता है। ए छालरा, बी टोबा, सी वापी, डी जोहड़। अब समझना, जल संरक्षण के लिए और पुण्य प्राप्ति के लिए सीढ़ी नुमा जो जल कुंड बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी या इसे ही वापी कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? सी।
और जिसमें आपके आर्ट एंड कल्चर में जो बावड़ियां हैं, जिसमें अलग अलग राजस्थान में बावड़ियां हैं। तिलिस्मा बावड़ी आपने नाम सुना होगा, आभानेरी की चांद बावड़ी बहुत बार पूछी जाती है। इसी प्रकार जो है बावड़ियों का शहर बूंदी को पूछा जा सकता है, या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़िया यानी कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए राजस्थान की जो बावड़ियां जो आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ी होगी, यह एक तरह से जल संरक्षण और पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से बनाई जाती थी, जिसके अलग अलग प्रकार जो कि हमें कला संस्कृति के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। चले आगे। अब इसी में ध्यान रखना, जोहड़ जो है यहां शेखावटी प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण के लिए जो बनाए गए कच्चे कुएं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। क्लियर? तो जोहड़ आपको कहां मिलते हैं? शेखावटी क्षेत्र में। और झालरा सबसे ज्यादा कहां मिलता है? जोधपुर में, कि जो उच्च भूमि से वर्षा जल का रिसाव होता है उसको संरक्षित करने के लिए तलहटी में जो एक जल कुंड बनाया जाता है उसे झालरा कहते हैं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ए खड़ीन, बी मदार, सी फव्वारा, डी निहटा। अब देखिए, परंपरागत जल संरक्षण की विधि का मतलब है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो खड़ीन यहां सबसे ज्यादा जैसलमेर में, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की विधि है और सबसे ज्यादा कहां पर है? जैसलमेर में। मदार यहां भी जल संरक्षण की विधि है, जिसमें तालाब या झील में वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए जो भू सीमा निर्धारित की जाती है उसे मदार कहा जाता है। सी फव्वारा, देखिए फव्वारा पद्धति जो है यह भी अपने आप में एक तरह से जल संरक्षण की विधि है, लेकिन यह आधुनिक विधि है, यह ध्यान रखना, परंपरागत विधि नहीं है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? सी। और फव्वारा पद्धति पर राजस्थान की जो पहली नहर परियोजना है जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना, यह राजस्थान की पहली फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, टपकन पद्धति या शुष्क कृषि पद्धति पर आधारित है। और निहटा यहां गोडवाड़ प्रदेश मुख्य रूप से जालोर में वर्षा जल संरक्षण की क्या है? विधि है। क्लियर? चले आगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से मेवाड़ वांगड़ धार्मिक सर्किट में शामिल नहीं है। ए उदयपुर, बी डूंगरपुर, सी प्रतापगढ़, डी बांसवाड़ा। अब देखिए, मेवाड़ वांगड़ यानी कि आदिवासी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन तीनों को धार्मिक दृष्टि से एक सर्किट के रूप में जोड़ा गया है, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ वांगड़ धार्मिक सर्किट, यानी आदिवासी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बनाया गया। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, प्रतापगढ़ जो है यह मेवाड़ वांगड़ धार्मिक सर्किट का भाग नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए, ध्यान रखना, पर्यटन की दृष्टि से वांगड़ सर्किट पूछा जाता है तो दो ही जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वांगड़ सर्किट में दो ही आते हैं, वांगड़ सर्किट में दो ही जिले हैं, लेकिन मेवाड़ वांगड़ धार्मिक सर्किट है तो इसमें कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। यहां गलती मत कर देना, युग्म भी वहां आपसे पूछ सकता है। क्लियर? क्योंकि राजस्थान में 5 धार्मिक पर्यटन सर्किट है, जिसमें बुद्धा सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, यहां मेवाड़ वांगड़ धार्मिक सर्किट है, ब्रज सर्किट है और बालाजी सर्किट है। तो किसी न किसी धार्मिक सर्किट को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से संलग्न जिलों का सही युग्म है। ए झालावाड़, बारां, बूंदी, बी जयपुर, चूरू, झुंझुनू, सी
अलवर, भरतपुर, करौली, डी जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। अब देखिए संलग्न जिलों का मतलब है वे जिले जो एक दूसरे से सटे हुए हैं या जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़, बारां और बूंदी की। अब देखिए यहां झालावाड़ है, यहां बारां है और यहां बूंदी है। तो यहां तीनों आपस में संलग्न नहीं है क्योंकि बीच में कौन सा है, कोटा, पूरा पूरा अलग है। फिर है जयपुर, चूरू और झुंझुनू। अब देखिए यहां जयपुर है, यहां झुंझुनू है और यहां चूरू है। तो यहां भी आपस में क्या है, संलग्न जिले नहीं है क्योंकि बीच में कौन सा है, सीकर है, तो यहां भी नहीं होगा। इसके बाद है अलवर, भरतपुर, करौली। अब देखिए यहां है अलवर, यहां अलवर है, यहां भरतपुर है और यहां करौली। यहां तीनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, संलग्न। और संलग्न जिले जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे ही विद्यार्थी कर पाते हैं जिन्होंने मानचित्र को अच्छे से समझ रखा है। तो इसीलिए आपको राजस्थान के मानचित्र हर एक जिले की स्थिति आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए बात करते हैं जैसलमेर, बाड़मेर और सिरोही की। तो यहां है जैसलमेर, यहां है बाड़मेर और यहां है सिरोही। तो यहां तीनों आपस में संलग्न नहीं है क्योंकि बीच में कौन सा है, जालोर आता है। क्लियर हो गया। और संलग्न जिलों का प्रश्न या तो पूछा जाता है संभागीय से या फिर पूछा जाता है पर्यटन सर्किट से। और जिन्होंने पर्यटन सर्किट या संभाग को अच्छे से पढ़ रखा है वे संलग्न जिलों का प्रश्न कभी गलत नहीं करते हैं। और आपको भी जो है संलग्न जिलों का प्रश्न गलत नहीं करना है क्योंकि अभी भी समय है। आप नियमित रूप से एक बार राजस्थान के मानचित्र को अवश्य फिल करें, लिखें डिस्ट्रिक्ट का नाम और देखिए कि कौन से जिले की स्थिति कहां पे। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। ए जयपुर दौसा, बी अजमेर टोंक, सी बूंदी कोटा, डी उदयपुर राजसमंद। अब देखिए अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिलों का मतलब है वे जिले जो किसी भी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं करते, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते। और राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं, देखिए नागौर है, जोधपुर है, पाली है, राजसमंद है, अजमेर है, टोंक है, दौसा है और बूंदी है। यहां राजस्थान में जो है अंतर्वर्ती जिले आते हैं। अब देखिए जयपुर अंतर्वर्ती नहीं है, दौसा है क्योंकि जयपुर की सीमा किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है। अजमेर और टोंक यहां दोनों ही क्या है, अंतर्वर्ती है। कोटा अंतर्वर्ती नहीं है, बूंदी है क्योंकि कोटा की सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। और उदयपुर अंतर्वर्ती नहीं है, राजसमंद, क्योंकि उदयपुर की सीमा किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ। तो इसीलिए ध्यान रखना राजस्थान में कौन से जिले अंतर्वर्ती है, तो ये 8 जिले जो है यहां अंतर्वर्ती जिले हैं और यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चला आगे। और इसमें भी ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो पाली है, यहां जो पाली जिला है यहां सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। और दूसरा जो है वह कौन सा है, नागौर। पाली और नागौर, पाली 8 जिलों के साथ और नागौर 7 जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म जब पूछा जाता है तो पाली और नागौर आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृष्णा धार्मिक सर्किट में शामिल जिला युग्म है। ए राजसमंद, जयपुर, कोटा, बी जयपुर, राजसमंद, सीकर,
सी सीकर जयपुर करौली, डी जयपुर राजसमंद करौली। अब देखिए कृष्णा धार्मिक सर्किट, यानी कि राजस्थान में कृष्ण से संबंधित प्रमुख जो मंदिर हैं उनको आपस में पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा है, जिसे हम कृष्णा सर्किट के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? कृष्णा सर्किट। और कृष्णा सर्किट में राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर है, एक सीकर है और एक राजसमंद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? जयपुर, राजसमंद और सीकर, बी इसका सही। अब आप कहेंगे कृष्णा सर्किट में कृष्ण के संबंध में कौन कौन से स्थान हैं? तो देखिए जयपुर में एक तो है गोविंद जी का मंदिर है, गलता जी हैं, कनक वृंदावन है और चरण मंदिर। 4 मंदिर तो जयपुर के हैं। सीकर में एक है खाटू श्याम जी और राजसमंद का एक है, वह है श्रीनाथजी नाथद्वारा का मंदिर। देखिए कोटा में भी जो है कृष्ण मंदिर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मथुराधीश मंदिर। मथुराधीश मंदिर है लेकिन यहां कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं है। करौली में आते हैं तो यहां पर है मदन मोहन मंदिर, जो कि गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख पीठ है, लेकिन यहां भी जो है कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं है। और यहां जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो आपके धार्मिक पर्यटन स्थल है उसके आधार पर भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ए लू स्थानीय पवन, बी मावट चक्रवाती वर्षा, सी पूर्वैया मानसूनी पवन, डी डोंगड़ा चक्रवात। अब यहां समझना, लू स्थानीय पवन है, यहां सही है कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म और शुष्क स्थानीय पवन चलती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लू कहते हैं। दूसरा है मावट। मावट यहां शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से जो चक्रवाती वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और कुछ दिन पहले राजस्थान में मावट का असर देखा गया और उदयपुर में जो है मावट से बर्फबारी भी हुई है। तो इसीलिए ध्यान रखना, मावट अपने आप में एक चक्रवाती वर्षा के रूप में जानी जाती। उसके बाद है पूर्वैया मानसूनी पवन, यहां भी सही है। पूर्वैया जो है यहां दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी पवनें होती हैं, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मानसूनी वर्षा करने के लिए उत्तरदायी है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं, क्योंकि यह राजस्थान में भारत के पूर्व से आती है, इसीलिए इन्हें हम पूर्वैया कहते हैं। लेकिन राजस्थान में यह दक्षिण पूर्व हाड़ौती के पठार झालावाड़ से प्रवेश करती है। क्लियर? इसके बाद आता है डोंगड़ा। डोंगड़ा जो है यह मानसून पूर्व की चक्रवाती वर्षा होती है।
कि मानसून आने से पहले जो चक्रवाती वर्षा होती है उसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, दोंगड़ा। जैसे पश्चिम बंगाल में होती है तो उसे हम काल बैसाखी कहते हैं, महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में होती है उसे हम आम्रवृष्टि और चेरी ब्लॉसम कहते हैं, कहीं पर हम बोर्डो चिल्ला कहते हैं, तो कहीं पर हम उसे नॉर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो उसी मानसून पूर्व की वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं, दोंगड़ा। तो यह जो युग्म है वह क्या है, असुमिलित। चक्रवात जो आता है राजस्थान में उसे क्या कहा जाता है, बबूलिया कहा जाता है। क्या कहता है, ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों में दिन में अचानक जो बवंडर आता है, एक जो है कह सकते हैं धूल का गुब्बार निकलता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बबूलिया, जो कि चक्रवात का उदाहरण है। क्लियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ए वांगड़ प्रदेश, बी गग्गर प्रदेश, सी हाड़ौती प्रदेश, डी मेवात प्रदेश। अब देखिए सबसे पहले तो दक्षिण पश्चिम मानसून की राजस्थान में दो शाखाएं प्रवेश करती है। कितनी, दो। कौन कौन सी, एक अरब सागरीय शाखा जो कि राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से क्या प्रवेश करती है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा जो कि राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। इससे राजस्थान में जो है 10%, मात्र 10% मानसूनी वर्षा होती है, जबकि इससे राजस्थान में 90% मानसूनी वर्षा होती है। और इससे सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो इससे सबसे ज्यादा बारिश होती है हाड़ौती प्रदेश, यानी कि हाड़ौती के पठार के अंतर्गत होती है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी है। क्लियर हो गया। अब यही ध्यान रखना, इसमें आर्द्रता की बात करते हैं तो आर्द्रता इसमें लगभग 65% होती है। कितनी होती है, 65% आर्द्रता होती है, लेकिन बारिश कितनी होती है, 10%। और इसमें आर्द्रता 35% आर्द्रता होती है, लेकिन बारिश कितना करता है, 90%। और यही चीजें हमें पूछी जाती है कि राजस्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यदि मानसून पूछा जाता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म कालीन मानसून। और कौन सी शाखा से करता है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पूर्वैया कहते हैं। पूर्वैया से वर्षा प्राप्त करता है। और पूर्वैया से सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, हाड़ौती के पठार या दक्षिण पूर्व राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और यही कारण है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़ है। कौन सा है, झालावाड़। और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वह जैसलमेर। क्लियर। और बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न, यानी कि तीसरे टेस्ट के अंतिम प्रश्न, 50वें प्रश्न की। पर्यटन की दृष्टि से गोडवाड़ सर्किट में शामिल राजस्थान के जिलों की पहचान कर सही कूट का चयन करें। 1 जालोर, 2 पाली, 3 सिरोही, 4 बाड़मेर। अब देखिए पर्यटन की दृष्टि से यदि हम बात करें, गोडवाड़ सर्किट किसकी बात करें, तो राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोडवाड़ सर्किट के अंतर्गत पहले 3 जिले शामिल थे, जालोर, पाली, सिरोही। और अब इसमें एक और जिला शामिल कर दिया गया है, कौन सा, बाड़मेर। यानी कि वर्तमान में गोडवाड़ सर्किट के अंतर्गत 4 जिले आपको मिलेंगे। अब देखिए ध्यान रखना, समझना, जब हमने राजस्थान के पर्यटन को पढ़ा, गोडवाड़ सर्किट को पढ़ा, तो उसमें हमने 3 जिलों का ही उल्लेख किया था
कि जालोर, पाली और सिरोही उसमें शामिल है। पाली में का रणकपुर क्षेत्र है, रणकपुर मंदिर आता है इसमें, और सिरोही का माउंट आबू जो है क्षेत्र। लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना, पाली, जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर चारों शामिल हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? डी है। और यह भी प्रश्न 2022 के अंतर्गत एग्जाम में पूछा गया है कि गोडवाड़ सर्किट में शामिल जिलों का सही युग्म कौन सा है। क्लियर हो गया? तो ये तो था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान के भूगोल को लेके हर टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको ऑफलाइन प्रोवाइड करवाए गए हैं आपके मूल्यांकन के लिए, उनके जो भी आंसर या जो व्याख्या थी उसकी हमने विश्लेषण किया। और इसी के साथ ऑफलाइन टेस्ट, जो 5 टेस्ट हम लोगों ने आपको अवेलेबल करवाए हैं, उसमें 3 टेस्टों का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आप 50 क्वेश्चन के बाद में कमेंट जरूर करें कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अधिकांश प्रश्न सही हुए होंगे। कुछ प्रश्न कंफ्यूज वाले हैं या ऐसे प्रश्न जिनके बारे में आपने वर्तमान संदर्भ में नहीं पढ़ा है, पहले क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो उसमें परिवर्तन हुआ है वह जो नहीं पढ़ा हुआ है, उनकी हम लोग साथ साथ व्याख्या भी करें ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। क्योंकि पेपर वर्तमान परिस्थितियों में करंट के साथ बनता है। जब वर्तमान परिस्थितियों में करंट के साथ जब पेपर पूछा जाता है तो कई बार हमें ज्ञान के अभाव में या जानकारी नहीं होने के कारण हमारे पुराने जो नोट्स हैं, पुराने जो हैं फैक्ट है, उसके आधार पर हम लोग गलत कर देते। और उन्हीं गलतियों को सुधारने और आपकी तैयारी को धार देने, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह जो एक ऑफलाइन टेस्ट मूल्यांकन और उसका YouTube पर लाइव जो है विश्लेषण, व्याख्यात्मक विश्लेषण का जो हमने एक सेशन रखा है, निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखें और लर्न विद मधुसूदन सर LM ज्योग्राफी के साथ आप निरंतर बने रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। शुभ रात्रि, धन्यवाद।